दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। अरशद शरीफ के केस के सवालों का जो सिलसिला शुरू किया था, आज उसका 5वां हिस्सा है, जिसको हम केनिया के अखबार द नेशन के साथ मुंसलिक सहाफ़ी जो हैं न्याबोगा ख्याज के इस 14 नवंबर की रिपोर्ट पर बात करेंगे। आर्टिकल कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए। बहुत दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ लिखने से पहले एक तस्वीर दी हुई है। वहाँ पर वो तस्वीर है सड़क पर लगे हुए साइन बोर्ड की, जो कि अमोडा की तरफ जाता है। उसकी डायरेक्शन जो है सामने नजर आ रही है और साइन पर लिखा हुआ है अमोडा और साथ में ये भी है आर्चरी एंड ऑफ रोड्स, शूटिंग रेंज, टेंटेड लॉज, गेम ड्राइव्स, कैंपिंग साइट, बाइकिंग ट्रेल्स और फार्म टूर, चॉम जोन, ओपन डेली, नाम आगे टाइम वगैरह लिखा हुआ है। तो साथ में इशारा है वो 15 किलोमीटर। ये थोड़ी सी तफसील आपको पिछली पॉडकास्ट में भी बताई थी, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर है जो कि साइन के ऊपर लिखा हुआ है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये किस किस्म की फैसिलिटी थी। मोर देन लाइकली आउटडोर स्पोर्ट्स की, बहुत अनयूजुअल स्पोर्ट्स की। और वैसे तो पाकिस्तानियों ने बहुत से बिजनेसेस शुरू किए हुए हैं, बाहर बहुत से डिफरेंट काम भी करते हैं, लेकिन ये बिजनेस जो है थोड़ा सा हाईली अनयूजुअल है। वो भी इस किस्म के मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि खास तौर पे अब तो पता चल गया कि उस मुल्क की रेपुटेशन क्या है। जो सबसे काबिल जिक्र बात है वो वहाँ पर लिखी हुई है, बोर्ड पर नहीं, सहाफ़ी ने लिखी है कि यहाँ पर सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है। विजिटर्स जो आते हैं उनको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा जाता है, हर चीज़ है, माइंड गेम्स उनके साथ होती हैं ताकि पता चले कि ये किस इरादे से आए हैं यहाँ पर। वेरी स्ट्रेंज, ऑलमोस्ट सस्पिशियस, क्योंकि जब एक आपने एक्टिविटी बनाई है, ऐसे ही है कि अगर आप जिम में जाएं तो हर कोई आपको शक की नज़र से देखे कि आप जिम में क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल है, गोल्फ कोर्स हो गया, टेनिस क्लब्स हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी एक्टिविटीज आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सी एक्टिविटीज जो हैं आउटडोर्स की होती हैं, वहाँ पर तो ऐसा सेटअप नहीं होता। जबकि पिछली पॉडकास्ट में एक रिपोर्ट में देखा था कि जी पब्लिक आ सकती है वहाँ पर, शायद एक खास हिस्से में पब्लिक आ सकती है, लेकिन इस किस्म की सिक्योरिटी, ओके, फायर आर्म से ताल्लुक है तो चलो सिक्योरिटी हो गई, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे किसी को देखना, इस शक से देखना कि वो किस इरादे से यहाँ पर आया है, खासतौर पे सहाफ़ी जिनको इजाज़त नहीं है। सो अरशद शरीफ के बारे में एक्सेप्शन की गई थी शायद। और ये भी याद रहे कि ये जो फैसिलिटी है ये इन दोनों भाइयों की मलकियत है, खास तौर पे बड़े भाई की। कितना हिस्सा है छोटे भाई का, नॉट श्योर, शायद एक और पार्टनर भी है। तो वही सवाल फिर उठता है कि अगर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो इस कदर माइक्रोस्कोपिक सिक्योरिटी क्यों, और सहाफियों को जाना क्यों मना किया है? इज देयर समथिंग टू हाइड देयर? ऐसे स्पॉट की तो मशहूरी मुफ्त में हो जाए अगर सहाफ़ी जाए वहाँ पर, बगैर पैसे खर्चे, बगैर इश्तहार दिए, तो खामखा में प्रमोशन हो जाती है। बहरहाल इस सहाफ़ी ने लिखा है कि बाकायदा सारे सेफ गार्ड्स होने के बावजूद हमारे जो रिपोर्टर है वो किसी न किसी तरीके से अंदर पहुँच गया, रेंज के अंदर, जो शूटिंग रेंज थी जहाँ पर अरशद शरीफ ने प्रैक्टिस के लिए विजिट किया था 23 अक्टूबर को प्रैक्टिस के लिए, और जाहिर है कि उसके बाद उनकी शहादत हो गई। और वो जो है आंखों देखा माहौल वहाँ का बता रहा था, बिल्कुल मिलता जुलता वो माहौल जो उसने शॉपिंग सेंटर के लिए बताया था। बहुत एरी किस्म का माहौल, बहुत खामोशी और सुनसान, अजीब सी फीलिंग मिलती है वहाँ पर, जिसमें डर भी है और उसके अलावा मौत की भी कुछ स्मेल आती है वहाँ पर। और उसके अलावा जो होता है एड्रेनलिन रश जो होता है वो भी फील होता है, लेकिन वो रश जो है उसमें भी एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, और उसके साथ थोड़ा सा वो जैसे होता है ना कि इंसान अजीब सा कपकपाता है। बहरहाल इस फैसिलिटी तक जाने का रास्ता जो है वो काफ़ी मुश्किल सा है, टेढ़ा मेढ़ा सा है, खड्डे हैं, पत्थर हैं रास्ते में, क्योंकि एक किस्म से जंगल बेयाबानी है ना, बहुत सारी बुश है उसके दाएं बाएं, और शहर से तो नैरोबी से तो 100 किलोमीटर के फासले पर है। और जाहिर है इस किस्म की सड़कों के ऊपर तो सिर्फ गर्दा ही गर्दा होता है, अगर जब कार गुजरती है तो साथ में गर्दा उड़ाती जाती है, और पत्थर होने की वजह से, खड्डे होने की वजह से थोड़ी सी भूल भुलैया भी हैं, तो जाहिर है थका देने वाला रास्ता है। इस सहाफ़ी ने जिस तफसील से उस जगह की फील बताई है, उससे आगे उससे भी बेहतर तफसील बताता है कि 2 रास्ते जाते हैं इस जगह को, और दोनों ही एंट्री और एग्जिट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहले आपका वास्ता पड़ता है एक समझ लीजिए
लीजिए बॉडीगार्ड, पुलिसमैन, जो भी है, तो वो आपसे खूब सवालात पूछता है। यानी एक प्रॉपर सेट टाइप के सवालात नहीं है। दोनों गेट्स के ऊपर जो दोनों गार्ड्स खड़े हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं। एक वक्त हुआ करता था यूके का वीज़ा लेने के लिए बहुत से लोग जो हैं शादियां करके ले जाते थे या भतीजियों को अपना बेटी बना कर ले जाते थे, और ख़ास तौर पे जो नए नए शादीशुदा कपल होते थे ना, इमिग्रेशन वाले उन दोनों को अलग-अलग कमरे में बिठाकर उनसे एक जैसे सवालात करते थे कि ये एक जैसे जवाबात देते हैं कि नहीं देते। इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन यहाँ पर गार्ड जो हैं मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं असेस करने के लिए कि ये कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। दूसरा गेट जो है वो एक किस्म से वॉच टावर है, और वो जो वॉच टावर में खड़ा है गार्ड, वो हर छोटी छोटी हरकत जो है उसको डायरी में लिखता है। एक और बात जरूरी है नोट करना कि क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर है तो यहाँ पर बिजली नहीं है, तो वो उनके अपने जनरेटर्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो दूसरे जो वॉच टावर वाला गार्ड है जो वो पूरी नक्लो हरकत जो है बाकायदा एक एक पीछी जो है वो डायरी में लिखता है। तो इसने थोड़ा सा हैरान होकर पूछा कि कुछ तो ऐसा छोटा मोटा ऐसा होता होगा जो तुमसे मिस हो जाता होगा। तो वो कहने लगा नहीं, हर छोटी से छोटी मूवमेंट जो है वो बाकायदा डायरी पर लिखी जाती है। जवाब था कि वी डोंट लीव इट टू चांस, सो ही नोट्स एवरी मूवमेंट। तो इससे अगली बात इसी सहाफी ने लिखी है जो उसने नाम का एक किस्म से अपनी तरफ से मतलब निकाला है, एंड इट डज मेक सेंस, कि उसने कहा है कि लगता है कि ये अपने मकसद के हिसाब से जो जगह है तो इसका नाम भी वैसे ही रख लिया। तो ओनली देन आई रियलाइज्ड कि हाँ, एमो डंप, तो एमो जो है वो एमिनेशन से निकला, और डंप जो है जो होता है एक किस्म से स्टोर जहाँ पे गंदगी फेंकते हैं, जिसको हम ऐसे ही कहते हैं कि कूड़ा करकट फेंकते हैं, वो बड़ा सा डंप होता है। लेकिन है तो एक किस्म से वो डंप जो का स्टोरेज ही हो गया ना। तो क्योंकि इनके पास तो बहुत सा असला होता है, क्योंकि अगर शूटिंग रेंज है तो असला होगा बेतहाशा, जहाँ पर हुकूमत के प्राइवेट एजेंसीज के लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा गन पकड़ी होती है। तो इस हादसे के बाद ये हुआ क्योंकि ये दोनों भाई जो हैं नामजद हो गए हैं तफ्तीश के लिए। अब इनका जो बिजनेस है जो कि बहुत खामोशी से चला रहे थे अब तक, इंटरनेशनल एक किस्म से मीडिया की नज़र में बड़े माइक्रोस्कोप के नीचे आएगा कि ये किस किस्म का तजस्सुस होगा, कुछ तहकीक करेंगे तो शायद कोई और खबर भी निकल आई यहाँ से। लेकिन इस किस्म की शोहरत ये तो बात पक्की है कि ये भाई नहीं चाहेंगे। सिंपल सी बात है कि इतना पैसा सीधी सादी नौकरी से तो नहीं बनता, और ना ही सीधे साधे कारोबार से इतना बनता है। नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी उसकी बात हो रही है। सवाल वही पुराना है लेकिन बार बार सामने आता है कि ये लोग इस किस्म का अस्ट्यूट कारोबार चला रहे हैं, इतने मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। तो जब अरशद शरीफ जख्मी हुए तो खुर्रम ने भाई को फोन किया, लिखा था कि घबरा कर, और भाई ने क्या कहा कि रास्ते में से घर से होते चले जाना। आपकी कार में एक शदीद जख्मी इंसान पड़ा हुआ है, तो रास्ते से होकर क्यों जाना? इतने बेवकूफ हैं ये? सवाल इनसे पूछना बनता है। बेशक टारगेटेड इस तरीके से किया गया था कि बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक दफा, बहुत देर की बात नहीं है, खबरों में सुना था कि कुछ ऐसा ही किसी के साथ हुआ था, और सर्जन जो थे उन्होंने हाथों में पकड़कर मगज जो था दिमाग में, खोपड़ी में डाल दिया था उस बंदे का। वो खबर फॉलो नहीं की कि वो बच्चा किस हाल में बचा, वो इंसान बाद में क्या बना उसका, लेकिन सिर्फ ये सोच के कि खुदा की कुदरत इंसान को इतना जहन दिया है, इसकी वजह से इतने इतने लायक सर्जन्स हैं दुनिया में। खैर, नहीं बचना था अरशद शरीफ में। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अपने मुल्क में ताकतवर लोग बचा लिए जाते हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है ना। तो वो दोनों भाई जिनके पास दोहरी तहरी नेशनैलिटी है और एक जगह असले का कारोबार करते हैं और साथ में रियल एस्टेट का कारोबार भी करते हैं, तो क्या वो ताकतवर नहीं होंगे वहाँ पर? क्योंकि सुनने में तो आया है कि उनके काफी कनेक्शंस हैं ज़ाहिरा पुलिस में और बड़ों से भी। तो क्या वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे क्या? जबकि जिस किस्म का वो बिजनेस चला रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनके साथ उनके एग्रीमेंट्स वगैरह हैं कि वो जो अपने लोग भेजेंगे ट्रेनिंग वगैरह के लेने के लिए वहाँ पर, तो वो सारे कनेक्शन उनके हैं वहाँ पर। तो ये कैसे उनसे सवालात पूछेंगे, ये कैसे उनको इम्प्लीकेट करेंगे, देखना है। एक और सवाल है इन गेट्स पर खड़े हुए
गार्ड्स के बारे में। अगर ये हर छोटी छोटी हरकत लिखते हैं डायरी पर, तो क्या उस दिन की तफसील उनकी डायरी में नहीं होगी? क्या पाकिस्तान से जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है, उन्होंने उस डायरी को चेक किया या उनसे पूछा कि उस दिन की एंट्रीज आपने क्या की हैं? खास तौर पे टाइमिंग में बहुत मदद मिल सकती थी कि कितनी दफा एंटर हुए और कितनी दफा बाहर गए, किसके साथ गए, कितने लोग थे साथ, 2 थे, 6 थे, और कौन किस किस्म के लोग थे। जैसे कि पहले उन्होंने कहा था कमांडर्स थे, हाँ, तो पता तो चल सकता है ना। एक और सवाल उठता है जो कि यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से लिखा हुआ है कि शाम पड़े एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। कभी इक्का दुक्का कोई इस किस्म की अरेंजमेंट हो तो रात के टाइम इस किस्म की एक्टिविटी होती है। तो वो जिस ऑफिसर ने जो के पास रहता था, मैथिस जो था, जिसने कहा था कि वो 3 गोलियों की आवाज सुनकर उठा और फिर सो गया क्योंकि उसको आदत है। तो आदत कैसे हो गई? अगर कभी कभार ऐसी अरेंजमेंट होती है तो हैरत की बात है, सोचने की बात है ना। यहाँ पर इस जगह की तफसील दी गई है, वहाँ पर एक तफसील देना जो है वो भी ज़रूरी है कि यहाँ पर अल्कोहल नहीं होता। और इस अखबार नवीस के मुताबिक जो उसने इंफॉर्मेशन ली है वो सिर्फ ये है कि अगर कोई ठहरने वाले यहाँ पर आए और वो अपने साथ कुछ पीने पिलाने का सामान लेकर आए तो उसकी इजाज़त है। वैसे लिकर जो है यहाँ पर बेचा नहीं जाता, स्टॉक नहीं किया जाता। आपसे कहा था ना कि बहुत एस्ट्यूट जो है बिजनेस चलता है, और इस जगह का जो इंतज़ाम है उसको देखकर आपको पता चलता है कि कितनी बारीकी से इसका हर पहलू को सोचा गया है। क्योंकि वो लिकर वगैरह वहाँ पर लाइसेंस्ड नहीं है, बेचते नहीं हैं, लेकिन दूसरों को इजाज़त दे देते हैं अपने आने की। लेकिन अगर वो किसी को देखें कि थोड़ा सा वो असर है उसके ऊपर बियर वगैरह का, तो उसको शूटिंग की इजाज़त नहीं देते। इस किस्म के बिजनेस की एक खराबी है कि बहुत जल्द इसको गलत तरीके से भी लिया जा सकता है, लेकिन जेन्युइन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इट्स काइंड ऑफ 50-50। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो पूछना चाहिए, खास तौर पर मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो पुलिया है उसको खत्म करने के लिए, हमेशा के लिए। अगर ये जगह इन दोनों भाइयों की ओनरशिप और मैनेजमेंट के अंडर है तो इसका मतलब ये है कि जो अमला है वहाँ का, खास तौर पे जो गार्ड्स वगैरह हैं, तो वो तो इन दोनों भाइयों को जानते हैं, इनकी कारें भी जानते हैं, जाहिर है। और जो खुरम कार चला रहा था, जो लैंड क्रूजर थी, वो पिछले साल रजिस्टर हुई है, तो तकरीबन 1 साल हो गया उसको आते जाते उस जगह पर। तो चेहरों से भी पहचानते हैं और कारों को भी पहचानते हैं। जब ये कहा गया कि उनको खबर मिली थी कि एक कार गुम हो गई है, किडनैप हो गया है बच्चा, तो इन्होंने सड़क के ऊपर एक किस्म से नाका लगाया, और जब कार को रुकने के लिए कहा तो कार नहीं रुकी, तो हमने शूटिंग करनी शुरू कर दी। तो वो कहानी तो बिल्कुल गलत साबित हो जाती है, क्योंकि शूट भी इसी यूनिट के क्या कहते हैं, पुलिसमैन कह दीजिए या सिक्योरिटी गार्ड है वो कह लीजिए, वो पहले से उन्होंने एडमिट कर लिया है कि उसकी गोली से शॉट लगा है। तो क्या उसने कार नहीं पहचानी, उसने खुरम को नहीं पहचाना? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये कहानी जो है, ये जो सिनारियो दिया गया है, ये तो यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन मालूम नहीं अभी तक किसी ने इस चीज को काउंटर किया है या नहीं किया। सवाल तो बहुत हैं, सवालात ही सवालात हैं, लेकिन इन सवालों के कुछ के जवाबात भी हैं। लेकिन हमेशा की तरह जो बात अरशद शरीफ कर रहा था अपनी डॉक्यूमेंट्री में, वो पहले भी सच थी और आज भी सच है। सबको पता है, लेकिन सिर्फ नाम लेने की जरूरत उसने की, वो और बात है। अफसोस ये है कि कानून सबके लिए एक नहीं है। अगर देखा जाए तो क्या ये बात काफी नहीं है? बिहाइंड क्लोज डोर की जो प्रोमो आई थी 17 अक्टूबर को मंजर आम पर, और अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को निशाना बनाया जाता है, कुछ रेलेवेंस नजर आती है आपको? पर्सनली स्पीकिंग तो प्रोमो इनको करनी नहीं चाहिए थी, वो प्री मैच्योर कर दी। अगर आपने भी देखी है वो प्रोमो, तो उसमें शहबाज शरीफ और पूरी समझ लीजिए शरीफ माफिया खानदान नजर आ रहा था। इसका क्या मतलब था? इस डॉक्यूमेंट्री से किसको डर हो सकता है, किसको एतराज हो सकता है? अब अगला सवाल ये भी पैदा होता है कि इसको, खासतौर पे प्रोमो को किसने रिलीज किया, किसके कहने पर रिलीज हुआ? अगर ये नेटफ्लिक्स पर चलनी थी तो फिर वो प्रोमो जो है नेटफ्लिक्स की तरफ से आना चाहिए था। नेटफ्लिक्स के ऊपर नॉर्मली इतनी प्रीमेच्योरली प्रोमो करना वो लोग शुरू नहीं करते। वैसे भी आम टीवी जो प्रोग्राम्स होते हैं और जिनमें सच्ची कहानियां होती हैं, सही असली इन्वेस्टिगेशन का भी चक्कर होता है, इसी टाइप की जो होती हैं, उनको कभी भी इतना हैवीली पहले प्रमोट नहीं किया जाता।
जब वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती हैं और प्रैक्टिकली शुरू हो रही होती हैं, और लाइकली 3-4 वीक्स मैक्स, तो फिर उनकी प्रमोशन नज़र आना शुरू होती है। इसीलिए जबकि पहले भी मैंने कहा अल्लाह ताला पर भरोसा है, अब जबकि सभी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे हैं, तो शायद उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है किसी न किसी दिन बाहर ज़रूर आएगी। इस कहानी का एक छोटा सा मोड़ जो है, इसको इस सहाफ़ी ने एक्सपोज किया है, जिसको हमने अपने मीडिया में नहीं सुना। वो बयान लिखता है कि हुकूमत के साथ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ अरशद शरीफ की ये जो सारा स्ट्रेसफुल जर्नी है, या एक किस्म से मुखालफत जो शुरू हुई है, वो शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे से शुरू हुई है, जो कि सबसे पहले उसने एक्सपोज किया था अरशद शरीफ ने। उस दौरान सादे कपड़ों में लोग इसके घर गए थे जब अरशद शरीफ दुबई में था। ये खबर अरशद शरीफ के लॉयर से पता चली, क्योंकि अरशद शरीफ को भनक पड़ गई थी कि उसको वापस डिपोर्ट पाकिस्तान कर दिया जाएगा, लिहाजा वो वहाँ से प्रीमेच्योरली छोड़कर, अभी उसका वीज़ा बाकी था वहाँ पर, वो छोड़कर वहाँ से चला गया। और अब ये हुकूमत जवाब नहीं दे सकती कि कौन उसको तंग कर रहा था, किसने उसका पाकिस्तान में जीना हराम किया हुआ था, कौन उसको धमकियाँ देता था, किसने उसको दुबई से बाहर निकलवाया। ये सहाफ़ी लिखता है कि अरशद शरीफ को उस जंक्शन जो है, सड़क जो रोड है गाड़ी को जाती है, वहाँ पर शूटिंग हुई, लेकिन जब ये अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा तो बिल्कुल पता नहीं चलता था कि यहाँ पर शूट आउट हुआ है, कोई निशान नहीं था। इमरान खान ने कौम को जगा दिया है, उनके हकूक उनको समझा दिए हैं, लेकिन अभी भी कौम को बहुत सी ऐसी बातों पर एहतजाज करना है ताकि जिनको गलत फहमी लगी हुई है, जो अभी भी पूरी आवाम को क्रश करना चाहते हैं, उनको बार बार रोकना है, उनके खिलाफ बार बार एहतजाज करना है। जैसे अब अरशद शरीफ के बाद तो कुछ समझ आ जानी चाहिए कि सब लोगों को इकट्ठे होकर किस तरह आवाज उठानी है। जैसे अब इमरान रियाज खान का वीजा खामखा में कैंसिल कर दिया गया है, बाहर जाने की इजाजत नहीं है, इसके खिलाफ भी लोगों को इकट्ठे होकर एहतजाज करना चाहिए। अगर मरियम मुल्क से बाहर जा सकती है, इसहाक डार जाकर वापस आ सकता है, सलमान शहबाज वापस आ सकता है, तो इमरान रियाज खान क्यों नहीं बाहर जा सकता और वापस आ सकता। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।